हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 10 चैप्टर दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक का नाम है अ रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। सो प्रीवियस वीडियो में ही हम लोगों ने थर्ड टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक था दैट इज अकाउंट बुक्स आर बर्न, सो इसको डिस्कस कर लिया था। बट वंस अगेन एक बार मैं आप लोगों को पहला सब टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको आगे के टॉपिक्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। सो फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट अ पीजेंट रिवॉल्ट। सो 1875 में पीजेंट्स के द्वारा एक रिवॉल्ट किया जाता है, एक विद्रोह किया जाता है पूना डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े से विलेज में, जिस विलेज का नाम है सुपा। सो इस विलेज में रहने वाले जो रायर्स थे यानी कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, सो वो लोग मनी लैंडर्स के ऊपर और शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक करते हैं। मनी लैंडर्स के पास जो अकाउंट बुक्स थे एंड जो डेप्थ बॉन्ड्स थे, सो पीजेंट्स के द्वारा उन सारी चीज़ों को बर्न कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही साथ पीजेंट्स या फिर रायर्स उनके हाउसेस को भी जला देते हैं। सो ऐसा कुछ हमें पीजेंट रिवॉल्ट देखने को मिलता है 1875 में सुपा विलेज में। एंड फिर धीरे धीरे ये जो रिवॉल्ट था वो बॉम्बे डेक्कन के इलाके के और भी कई सारे विलेजेस में स्प्रेड हो जाता है। सो टॉपिक नंबर 3.2 से हम उन सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से रायट्स के द्वारा मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट किया गया, एक विद्रोह किया गया। सो आई होप कि आपको प्रीवियस टॉपिक याद आ गया होगा, बट अगर आपको प्रीवियस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज वॉच द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 3.2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। सो इस टॉपिक में हम लोग एक नए रेवेन्यू सिस्टम या फिर सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा खासकर बॉम्बे डेक्कन का जो एरियाज है, जो विलेजेस है, जो कंट्री साइड है, सो उन सारे रीजन के ऊपर इम्पोज किया गया था। सो नाउ अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी एक्सपेंड हो रहा था, फैल रहा था बंगाल के अलावा। सो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था दैट बंगाल वाज द फर्स्ट प्रोविंस। वो ऐसा पहला प्रोविंस था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल को स्टेबलाइज किया था एंड बंगाल प्रोविंस में ही उन्होंने अपना जो पहला सेटलमेंट था, जो पहला रेवेन्यू सिस्टम था दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट, सो उसको भी इम्पोज किया था। बट ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी अपने रूल को स्टेबलाइज किया गया, जब ब्रिटिशर्स अपने रूल को कंट्री के दूसरे पार्ट्स में एक्सपेंड कर रहे थे, सो उनके द्वारा फिर एक न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू को दूसरे पार्ट्स में इम्पोज किया गया। सो बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था, सो ये सेटलमेंट, ये रेवेन्यू सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही इम्पोज किया गया था। जब ब्रिटिशर्स ने कंट्री के दूसरे पार्ट्स को कॉन्क्वेयर किया, सो दूसरे पार्ट्स में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को स्टेबलाइज नहीं किया, परमानेंट सेटलमेंट को इम्पोज नहीं किया। सो ना नेक्स्ट हम लोग उन्हीं सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्री के दूसरे पार्ट्स में एक न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट या फिर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। सो जो पहला रीजन है वो ये है कि 1810 के बाद से बंगाल में जो एग्रीकल्चर प्राइस था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्राइस था, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। सो इसकी वजह से जो हार्वेस्ट प्रोड्यूस है यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, सो उन सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी जो प्राइस था वो भी इंक्रीज हो गया। सो इस वजह से बंगाल के जो जमींदार थे उनका जो इनकम था वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। सो जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 में परमानेंट सेटलमेंट का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर में जो रेवेन्यू डिमांड होता था उसको परमानेंटली फिक्स किया जाता था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिशर्स। सो अगर जमींदार के पास एक्स्ट्रा इनकम भी आता था देन जमींदार को सिर्फ और सिर्फ वो जो फिक्स अमाउंट था, वो जो फिक्स रेवेन्यू डिमांड था, सो उसी को कंपनी को पे करना होता था। सो जब बंगाल में सिचुएशन चेंज हो रहा था, जब बंगाल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, सो उसकी वजह से बंगाल के जो ज़मींदार थे उनके पास जो इनकम आ रहा था, सो वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, ज़मींदार को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। सो जैसे कि ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सो इसी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा अब दूसरा जो तरीका है वो सोचा जाने लगा ताकि जो लैंड रेवेन्यू है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके। सो इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स के द्वारा 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान
बंगाल के अलावा हमारे कंट्री के जो दूसरे टेरिटरीज है सो उसको एनेक्स किया गया, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। सो ब्रिटिशर्स ने उन सारी एरियाज में टेम्पोररी रेवेन्यू सेटलमेंट को इम्पोज किया, यानी कि एक ऐसा रेवेन्यू सेटलमेंट जिसमें जो रेवेन्यू डिमांड है सो उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उस रेवेन्यू डिमांड को चेंज कर सकते हैं। सो ये पहला रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा एक न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा पॉलिसीज को डिवाइस किया जाता था, यानी कि न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट में कैसा टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, क्या कुछ पॉलिसीज होना चाहिए। सो जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा उन सारे पॉलिसीज को डिवाइस किया जाता था, उन सारे पॉलिसीज को प्लान किया जाता था, सो उस दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल्स का जो थिंकिंग होता था, उनका जो सोच होता था, वो उन सारे इकोनॉमिक थ्योरीज, उन सारे जो इकोनॉमिक आइडियाज है जिससे वो फैमिलियर है, सो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता था। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा जो कुछ भी इकोनॉमिक थ्योरीज का नॉलेज है, जो भी इकोनॉमिक आइडियाज का नॉलेज है, सो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपने पॉलिसीज को प्लान किया करते थे। सो 1820s तक एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो। सो वो इंग्लैंड में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फिगर बन चुके थे, यानी कि एक बहुत ही फेमस फिगर बन चुके थे। सो बहुत सारे जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, सो वो लोग रिकार्डियन आइडियाज से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे, एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने कॉलेज के ईयर्स में रिकार्डियन आइडियाज़ को ही समझा था, उसको पढ़ा था। रिकार्डियन के द्वारा जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज दिया गया था, जो भी इकोनॉमिक आइडियाज़ दिया गया था, सो उन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे। कॉलेज के टाइम पीरियड के दौरान कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने उन सारी थ्योरीज को, उन सारी आइडियाज़ को लर्न किया था, पढ़ा था। सो इसी वजह से जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा 1820s के डिकेड में जो अर्ली सेटलमेंट था, यानी कि जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था, सो उस न्यू रेवेन्यू सिस्टम के टर्म एंड कंडीशन को फॉर्मुलेट किया जा रहा था, प्लान किया जा रहा था। सो उस दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल्स का जो पॉलिसीज था, सो वो डेविड रिकार्डियन के आइडियाज से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता था। इनफैक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स डेविड रिकार्डियन के आइडियाज़ को, उनके थ्योरीज का इस्तेमाल कर रहे थे अपने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, अपने पॉलिसीज को प्लान करने के लिए ना। नेक्स्ट हमें रिकार्डियन के आइडियाज़ के बारे में ही बता रखा है। सो रिकार्डियन के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, अगर एक लैंड ओनर है जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, एंड अगर वो जो लैंड ओनर है वो अपने कुछ ज़मीनों को कुछ छोटे फार्मर्स को दे देता है कल्टीवेशन करने के लिए, सो देन उस लैंड ओनर को उन सारी फार्मर्स से एवरेज रेंट को ही क्लेम करना चाहिए, एवरेज रेंट को ही लेना चाहिए। सो मान लीजिए कि एक लैंड ओनर है, सो उसके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, एंड उन सारी ज़मीनों को छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको दिया गया रेंट पे। सो जब लैंड ओनर उन सारी फार्मर्स से इन सारे लैंड्स के बदले में रेंट लेगा, सो लैंड ओनर को ना ज़्यादा ना कम बल्कि एवरेज रेंट ही लेना चाहिए। एंड लैंड ओनर के पास जितना भी एवरेज रेंट आएगा, सो उसी में से कॉलोनियल गवर्नमेंट को, लैंड ओनर को टैक्स भी प्रोवाइड करना है, रेवेन्यू भी प्रोवाइड करना है ना। नेक्स्ट रिकार्डियन का जो आइडियाज़ है वो ये भी कहता है कि अगर वो जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है जिसको रेंट पे दिया गया है, सो अगर उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में ज़्यादा येल्डिंग हो रहा है, मोर देन दिस एवरेज रेंट, सो उस टाइम पीरियड के दौरान लैंड ओनर के पास सरप्लस होता है, एंड ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, ये जो सरप्लस है, सो सरप्लस के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। सो इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। सो मान लीजिए कि लैंड ओनर के द्वारा लगभग 100 रुपीज़ का एवरेज रेंट लिया जाता है छोटे छोटे फार्मर्स से। सो इस 100 रुपीज़ में से लगभग 20 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि किसी रीज़न की वजह से किसी साल अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया एंड लैंड ओनर के पास लगभग 150 रुपीज़ का इनकम आ गया, सो गवर्नमेंट 100 रुपीज़ के रेवेन्यू के ऊपर जो 20 रुपीज़ का टैक्स लगाता था, सो ये तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा ही, बट साथ ही साथ ये जो 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इनकम हुआ है लैंड ओनर का, सो स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को इस 50 रुपीज़ के एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। सो यही बात रिकार्डियन ने अपने थ्योरीज में कहा है। साथ ही साथ रिकार्डियन के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट कल्टीवेटर के पास या फिर लैंड ओनर के पास ये जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, ये जो सरप्लस इनकम आ रहा है, सो अगर गवर्नमेंट इस सरप्लस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, तो इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स है, जो लैंड ओनर्स है, सो वो रेंटियर बन जाएंगे, यानी कि एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो कि अपने सारे ही एग्रीकल्चरल लैंड को, इवन अपना जो खुद का एग्रीकल्चरल लैंड था जहाँ पे वो खुद प्रोडक्शन करते थे, सो उस एग्रीकल्चरल लैंड को भी वो अलग अलग छोटे फार्मर्स को दे देंगे, एंड वे सारे फार्मर्स उनके एरिया ऑफ लैंड में, उनके एग्रीकल्चर फील्ड में कल्टीवेशन करेंगे। सो उन सारी लैंड के बदले में जो लैंड ओनर है, जो कल्टीवेटर है, उसको रेंट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। सो इस तरीके से जो लैंड ओनर है वो रेंटियर बन जाएगा, रेंट्स की इनकम के ऊपर ही वो अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड रहेगा। एंड इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये सोचा कि बंगाल का जैसा हिस्ट्री रहा है, सो वो कहीं ना कहीं रिकार्डो का ये सारी जो थ्योरीज है, ये सारे जो आइडियाज़ है, सो उसको कंफर्म करता है, उसको प्रूव करता है।
सो जैसे कि बंगाल में जब परमानेंट सेटलमेंट को स्टेबलाइज किया गया था, जब रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया गया था, सो जब जमींदार के पास सरप्लस इनकम आने लगा, जब एक्स्ट्रा इनकम आने लगा, सो जमींदार धीरे धीरे रेंटियर्स बन गए। वो अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है वो छोटे फार्मर्स को रेंट पे देते थे और रेंटल इनकम के ऊपर ही वो डिपेंड होते थे, वो खुद से कुछ भी काम नहीं करते थे। सो इसी वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम अपने लैंड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, देन इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कंट्री के दूसरे पार्ट्स में एक डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज करें। सो इन्हीं दो मेन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल के अलावा कंट्री के दूसरे पार्ट्स में इम्पोज नहीं किया जाता है, एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ना नेक्स्ट हम लोग उसी न्यू रेवेन्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वो जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था, सो उस सिस्टम को रैयतवारी सेटलमेंट कहा जाता है। सो ये जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था, सो इसको खासकर बॉम्बे डेक्कन के एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इस न्यू रेवेन्यू सिस्टम को रैयतवारी सेटलमेंट कहा गया। सो इस न्यू रेवेन्यू सिस्टम को रैयतवारी सेटलमेंट इसीलिए कहा गया क्योंकि इस सिस्टम में जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली रायत के साथ यानी कि किसानों के साथ सेटल किया जाता था। सो जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उस सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, सो वो डायरेक्टली फार्मर से कनेक्टेड नहीं था बल्कि जमींदार से कनेक्टेड था। सो इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। बट ये जो न्यू सेटलमेंट था जिसको रैयतवारी सेटलमेंट कहा गया है, सो इस न्यू सेटलमेंट में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो डायरेक्टली किसानों के साथ कनेक्टेड था। सो इसी वजह से इस सिस्टम को रैयतवारी सेटलमेंट कहा गया है। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रैयतवारी सेटलमेंट में किस बेसिस पे रेवेन्यू डिमांड को फिक्स किया था, साथ ही साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा रैयतवारी सेटलमेंट में कौन से टर्म एंड कंडीशन को, कौन से पॉलिसीज को इम्पोज किया गया था। सो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टाइप्स का जो सॉइल होता है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में जो एवरेज इनकम जनरेट होता है उसको एस्टिमेट किया, यानी कि अलग अलग सॉइल में कैसा प्रोडक्टिविटी है, अलग अलग सॉइल में कौन से क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, एंड उन सारे क्रॉप्स का कैसा वैल्यू है, कैसा डिमांड है। सो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो एस्टिमेट किया गया। उसके बाद पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में काम करने वाले जो फार्मर्स है, सो उनका रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी कितना है, यानी कि अगर कोई भी फार्मर है, सो उस फार्मर के पास कितना ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड है, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में वो कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, एंड मार्केट में उस क्रॉप का कैसा डिमांड है, कैसा प्राइस है। सो इन सारी चीज़ों को एस्टिमेट किया जाता है। फार्मर का जो रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी होता है उसको एस्टिमेट किया जाता है। सो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा फार्मर का जितना भी इनकम है, सो उस इनकम के ऊपर एक प्रोपोर्शन यानी कि एक हिस्सा फिक्स किया जाता है एज द शेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के शेयर के रूप में, स्टेट के रेवेन्यू या फिर टैक्स के रूप में। साथ ही साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक रूल भी बनाया गया, एंड वो रूल ये था कि ये जो रैयतवारी सेटलमेंट है इसको हम लोग परमानेंटली फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हर 30 साल बाद हम लोग अगेन ये पूरा है जो लैंड है उसका रीसर्वे करेंगे, एंड उसके बाद जो रेवेन्यू रेट है उसको इंक्रीज करेंगे। सो इस तरीके से ये जो रैयतवारी सेटलमेंट था इसको परमानेंट सेटलमेंट हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इस सेटलमेंट में जो रेवेन्यू डिमांड था उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था, बल्कि हर 30 साल के बाद रेवेन्यू डिमांड को या फिर जो भी रेवेन्यू रेट है उसको इंक्रीज किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.2 कंप्लीट होता है। सो इसमें हम लोगों ने उन सारे रीजंस के बारे में जाना जिसकी वजह से रैयतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ हम लोगों ने रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में भी डिस्कस किया। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3.3 रेवेन्यू डिमांड एंड पीजन डेब्ट। सो इस टॉपिक में हम लोग उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीजेंट्स को फेस करना पड़ा रेवेन्यू डिमांड को पे करने के लिए, एंड इसकी वजह से पीजेंट्स के ऊपर किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कर्जा आ गया, किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उधारी आ गया। सो इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लगभग 1820s के टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, जो पहला रैयतवारी सेटलमेंट है, सो उसको बॉम्बे डेक्कन के एरियाज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है जो कि पीजेंट्स को फेस करना पड़ा ये जो न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट था। सो इस न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट के अंडर में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रेवेन्यू डिमांड रखा गया था, सो उस रेवेन्यू डिमांड को पे करने के लिए। सो जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि परमानेंट सेटलमेंट की तरह ही रैयतवारी सेटलमेंट में भी जो शुरुआत का रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। सो इस वजह से पीजेंट्स को काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था हाई रेवेन्यू डिमांड को पे करने के लिए। एंड किसी किसी प्लेस में तो हमें ये देखने को मिला है कि जो पीजेंट्स थे जब वो हाई रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाते थे, देन वो लोग अपने विलेजेस को छोड़ देते थे और दूसरे किसी न्यू रीजन में माइग्रेट कर जाते थे, दूसरे किसी न्यू रीजन में सेटल हो जाते थे।
सो ये था पहला रीजन ना। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि ऐसे एरियाज, जिन सारे एरियाज में जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा पोर है, यानी कि जिन सारे एरियाज में जो सॉइल है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, जिन सारे एरियाज में जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि कभी कभार रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है एंड कभी कभार रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम होता है। सो ऐसे एरियाज में, ऐसे फील्ड में काम करने वाले जो पीजन्स थे, सो उनको और भी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था। सो ऐसे एरियाज में किसी साल अगर रेनफॉल नहीं होता था, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट था, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत ही ज्यादा पोर होता था, यानी कि हार्वेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होता था। सो ऐसे सिचुएशन में इन सारे एरियाज में काम करने वाले जो पीजन्स थे, उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था हाई रेवेन्यू डिमांड को पे करना। तो सेकंड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा होगा कि इन सारे एरियाज में काम करने वाले जो पीजन्स थे, सो कॉलोनियल गवर्नमेंट इन सारे पीजन्स को थोड़ा बहुत छूट देते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो कलेक्टर्स थे, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, हु वाज द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कठोर मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत ही ज़्यादा हार्श मेथड का इस्तेमाल करते थे अपने रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपने पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो अगर किसी भी पीजेंट्स के द्वारा रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं किया जाता था, देन कलेक्टर्स के द्वारा बहुत ही एक्सट्रीम मेथड का इस्तेमाल किया जाता था उस रेवेन्यू डिमांड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो अगर कोई भी फार्मर अपने रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाता था, देन उनके जितने भी क्रॉप्स है, सो वो गवर्नमेंट के द्वारा सीज कर लिया जाता था और साथ ही साथ पूरे ही विलेज के ऊपर फाइन को इम्पोज किया जाता था। सो इस तरीके का जो एक्सट्रीम मेथड है, तो एक्सट्रीम मेथड का इस्तेमाल किया जाता था कलेक्टर्स के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा अपने पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि 1832 के बाद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया एंड लगभग 1.5 decade यानी कि लगभग 15 साल तक ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्राइस डिक्लाइन हुआ था, सो वो रिकवर नहीं हुआ। सो इसकी वजह से अगेन पीजेंट्स का जो इनकम था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो गया। एंड जब पीजेंट्स का खुद का इनकम बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन है, देन वो किस तरीके से हाई रेवेन्यू डिमांड को पे करेंगे। सो इस वजह से भी पीजेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़े ना। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है कि उसी सेम टाइम पीरियड के दौरान मुंबई डेक्कन की कंट्री साइड में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, एक फेमाइन आ जाता है, यानी कि अकाल पड़ जाता है। बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1832 टू 1834, यानी कि लगभग 2 साल तक मुंबई डेक्कन की कंट्री साइड में फेमाइन रहता है, अकाल रहता है। सो इस वजह से डेक्कन में, यानी कि डेक्कन के एरियाज में लगभग 1/3 ऑफ द जो कैटल है, सो वो मर जाते हैं। एंड ना सिर्फ कैटल मरते हैं, बल्कि हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन का भी डेथ हो जाता है। सो इस फेमाइन का एक बहुत ही डिवास्टेटिंग असर हमें देखने को मिलता है डेक्कन के कंट्री साइड में। सो इस वजह से भी पीजन्स को रेवेन्यू डिमांड को पे करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, काफ़ी सारे डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रहे थे। उनके पास उनके खुद के कंजप्शन के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं था, देन वो किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सेल करे, इनकम को जनरेट करे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू डिमांड को पे करे। सो इस वजह से पीजन्स के द्वारा रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं किया जाता था ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द पीजन डेप्थ। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो इससे तो साफ साफ हमें पता लगता है कि पीजन जो कुछ भी अपने फील्ड में जनरेट करते थे, जो कुछ भी प्रोडक्शन करते थे, सो उस प्रोडक्शन का जितना भी इनकम होता था, उस इनकम से भी वो रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाते थे। सो आखिर पीजन्स किस तरीके से फिर रेवेन्यू डिमांड को पे करते थे? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीजन्स के द्वारा मनी लैंडर से, यानी कि साहूकार से मनी को बोरो किया जाता था, यानी कि पैसा उधारी लिया जाता था। सो उस पैसे से ही वो फिर रेवेन्यू डिमांड को पे करते थे। बट एक बार जब पीजन्स के द्वारा मनी लैंडर से लोन लिया जाता था, देन पीजन के लिए, फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था उस लोन अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना। सो जैसे जैसे पीजन्स के ऊपर जो डेब्ट था, जो उधारी था, वो बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे पीजन्स के द्वारा जो भी लोन लिया जा रहा था वो अनपेड रह रहा था। सो इस वजह से पीजन्स मनी लैंडर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होने लगे। उनका जो डिपेंडेंस था मनी लैंडर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। सो इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारी ही प्रॉब्लम्स की वजह से पीजन्स का जो हालत था वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि पीजन्स को अपने एवरीडे नीड्स के लिए, हर दिन का जो ज़रूरत का सामान होता है, सो उसको भी खरीदने के लिए पीजन्स को लोन लेना पड़ता था। एंड ऑल्सो टू मीट देयर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करने के लिए जो कुछ भी खर्चा होता था, सो उन सारी खर्चों के लिए भी पीजन्स को लोन लेना पड़ता था। सो पीजन्स को अपने एवरीडे नीड्स के लिए भी लोन लेना पड़ता था, अपने प्रोडक्शन का जो भी खर्चा होता था उसके लिए भी लोन लेना पड़ता था, साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिमांड है उसको पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ता था। सो इन सारी चीज़ों की वजह से पीजन्स मनी लैंडर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होने लगे। एंड पीजन्स के ऊपर जो उधारी था वो टाइम के साथ साथ बढ़ता गया एंड पीजन्स के लिए लोन को रीपे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द इकोनॉमिक रिकवरी। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1830s के डिकेड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था। बट जैसे ही मिड 1840s का टाइम पीरियड आता है, देन हमें इकोनॉमिक रिकवरी का कुछ साइन देखने को मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्राइस था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है।
सो कई सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारे द्वारा 1820s में जिस सेटलमेंट को इम्पोज किया गया है, जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इम्पोज किया गया है, सो वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। हमारा जो रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, हम लोग पीजन से बहुत ही ज्यादा हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे। साथ ही साथ हमने ये जो सिस्टम बनाया था इसको बहुत ही ज्यादा रिजिड बनाया था, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में पीजेंस रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाता है देन ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग बिल्कुल भी छूट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सो इन सारी चीजों की वजह से पीजन का जो इकोनॉमी था वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने ही वाला था। सो ब्रिटिश ऑफिशियल को भी इस बात का रियलाइजेशन होता है। सो इसकी वजह से उसके बाद रेवेन्यू डिमांड को थोड़ा सा मॉडरेट किया गया, थोड़ा सा नॉर्मल किया गया, ताकि पीजन्स को हम लोग इंकरेज करें कि वो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करें। सो 1845 के बाद से जो एग्रीकल्चर प्राइस था सो वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। सो जो कल्टीवेटर्स थे वो लोग अगेन अपना जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको एक्सटेंड कर रहे थे, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको एक्सटेंड कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे। वे लोग न्यू एरियाज में कल्टीवेशन कर रहे थे, जो पैस्चर लैंड है सो उसको भी कल्टीवेटेड फील्ड्स में, कल्टीवेटेड लैंड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। बट फिर भी अगर पीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना है, कल्टीवेशन को बढ़ाना है, देन उसके लिए पीजन्स को काफ़ी सारे प्लाव चाहिए, काफ़ी सारे कैटल चाहिए, साथ ही साथ पैसा चाहिए सीड्स एंड लैंड को बाय करने के लिए। सो इसकी वजह से वंस अगेन जो पीजन्स थे उसको मनी लैंडर्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ा लोन्स लेने के लिए। सो लोन्स के थ्रू वो अपना एग्रीकल्चर जो एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करते थे। सो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द इकोनॉमिक रिकवरी। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.3 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3.4, देन केम द कॉटन बूम। सो इस टॉपिक में हम लोग कॉटन प्रोडक्शन में जो इंक्रीजमेंट हुआ हमारी कंट्री में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो 1860 से पहले ब्रिटेन में लगभग 3/4 ऑफ द जो रॉ कॉटन है जिसको इंपोर्ट किया जाता था सो वो खासकर अमेरिका से ही आता था। यानी कि 1860 से पहले ब्रिटेन में ज़्यादातर जो रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया जाता था सो वो अमेरिका के द्वारा ही सप्लाई किया जाता था। सो जो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वरीड थे अबाउट दिस डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाईज, यानी कि रॉ कॉटन के लिए वो लोग अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है। सो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है फ्यूचर में कि अमेरिका अगर ब्रिटेन को रॉ कॉटन सप्लाई नहीं कर पाता है देन ब्रिटेन में जो कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। सो इस वजह से जो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा वरीड थे। सो इसी वजह से उनके द्वारा एक सोल्यूशन निकाला जाता है। सो 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन को फाउंड किया जाता है ब्रिटेन में, एंड 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को फॉर्म किया जाता है। सो इन दोनों ही एसोसिएशन या फिर कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, कॉटन का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सकता है, सो वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स में हमें कॉटन के प्रोडक्शन को इनकरेज करना है। सो इसी दौरान इंडिया को भी एक ऐसे कंट्री के रूप में देखा जाने लगा जिस कंट्री में कॉटन का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सकता है। इंडिया को एक ऐसे कंट्री के रूप में देखा जाने लगा जो कि लैंडकेशन में कॉटन को सप्लाई कर सकता है, यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कॉटन को सप्लाई कर सकता है। अगर जो अमेरिका का कॉटन का सप्लाई है वो ड्राइड अप हो जाए, यानी कि अगर किसी रीजन की वजह से अमेरिका ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई नहीं कर पाता है तब इंडिया अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल सॉइल है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ इंडिया में जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चीप लेबर है। सो इंडिया को एक ऐसे कंट्री के रूप में देखा जाने लगा जो कि अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द कॉटन बूम इन इंडिया। सो बूम का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। सो इंडिया में कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। सो उसी के बारे में नेक्स्ट हमें बता रखा है। सो सबसे पहले तो हम लोग उन सारे रीजंस को डिस्कस करते हैं जिन सारे रीजंस की वजह से इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। सो जब 1861 में अमेरिकन सिविल वार स्टार्ट होता है देन इस वजह से अमेरिका से जो ज़्यादातर रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में सो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इट फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल। सो 1861 में लगभग 2 मिलियन बेल्स ऑफ रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। सो 1862 होते होते ये लगभग 55,000 बेल्स ऑफ रॉ कॉटन हो गया। सो हम देख सकते हैं कि अमेरिकन सिविल वार की वजह से अमेरिका से जितना ज़्यादा रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में सो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। सो इसकी वजह से ब्रिटेन के जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे सो वो लोग इंडिया में और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में मैसेजेस को सेंड कर रहे थे टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में ये डिमांड आ रहा था कि जितना ज़्यादा हो सके ब्रिटेन में कॉटन को एक्सपोर्ट करो। सो इसी मेन रीजन की वजह से इंडिया में हमें कॉटन बूम देखने को मिलता है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड इंडिया से बहुत ज़्यादा कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है ब्रिटेन में
ना नेक्स्ट में बता रखा है अबाउट द क्रेडिट फ्लोज इजिली, यानी कि इंडिया के जो पीजन्स थे जो कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे थे, सो उन लोगों को क्रेडिट यानी कि लोन बहुत ही ज्यादा इजीली मिलने लगा। सो मुंबई में जो कॉटन मर्चेंट्स थे जो कि कॉटन का व्यापार करते थे, सो जब उन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन से रॉ कॉटन का बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रहा है, सो इस वजह से मुंबई के जो कॉटन मर्चेंट्स थे, सो वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गए जिन सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ताकि वो कॉटन के कल्टीवेशन को इनकरेज कर सके। सो जब कॉटन का जो प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, सो जैसे कि हमें पता है कि जिस भी सामान का डिमांड इंक्रीज होता है, देन डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो जब इंडिया में कॉटन का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, सो इसकी वजह से इंडिया में कॉटन का जो प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो मुंबई में जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, ऐसे मर्चेंट्स, ऐसे व्यापारी जो कि कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, सो अब वो लोग ज्यादा से ज्यादा कॉटन को सिक्योर करना चाहते थे टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। सो ब्रिटिशर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए और अपने इनकम को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने के लिए जो कॉटन मर्चेंट्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कॉटन का कल्टीवेशन हो एंड फिर उस रॉ कॉटन को हम लोग ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करें और बहुत ज्यादा पैसा कमाएं। सो इसकी वजह से जो कॉटन मर्चेंट्स थे अब वो अर्बन साहूकार्स को, यानी कि शहरों में रहने वाले जो मनी लैंडर्स होते थे, सो उनको एडवांस में पेमेंट दिया गया। एंड जो अर्बन साहूकार्स थे अब वो रूरल मनी लैंडर्स को, यानी कि गांव में रहने वाले जो मनी लैंडर्स थे, जो साहूकार्स थे, सो उनको जो क्रेडिट दिया जाता था, जो लोन दिया जाता था, सो उसको एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ाया गया, ताकि अगर कोई भी फार्मर, चाहे वो गांव में रहता है या फिर शहर में रहता है, अगर कोई भी फार्मर मनी लैंडर के पास जाता है लोन लेने के लिए ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में कॉटन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, सो ऐसे सिचुएशन में मनी लैंडर्स के द्वारा पीजेंट्स को बहुत ही ईजिली लोन दिया जाता था एंड बहुत ज़्यादा लोन दिया जाता था। सो ऐसे लोग जो पीजेंट्स को लोन दे रहे थे, जो फार्मर्स को लोन दे रहे थे, सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे थे अबाउट रिकवरिंग देयर मनी, क्योंकि उन्हें पता था कि कॉटन का अभी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, कॉटन का अभी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर पीजेंट्स अपने फील्ड में कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं देन उनको ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो अगर पीजेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा देन वो बहुत ही आसानी से हमारा जो क्रेडिट है, हमारा जो लोन है, सो उसको लौटा सकते हैं। सो इसी वजह से पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा लोन दिया जा रहा था। एंड इवन पीजेंट्स को 100 रुपीज एडवांस में दिया जाने लगा फॉर एवरी एकड़ द प्लांटेड विद कॉटन। सो पीजेंट्स जितने एकड़ ऑफ लैंड में कॉटन को प्लांट कर रहे हैं, कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो हर एक एकड़ ऑफ लैंड के लिए पीजेंट्स को 100 रुपीज एडवांस में दिया जाने लगा। एंड अब साहूकार्स यानी कि मनी लैंडर्स बहुत ही ज़्यादा विलिंग थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि अब साहूकार्स फार्मर्स को लॉन्ग टर्म्स में लोन देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म्स में लोन देंगे देन लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। सो इस वजह से साहूकार्स अब इंटरेस्टेड थे लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द कॉटन बूम। सो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया में हमें कॉटन बूम देखने को मिला, यानी कि कॉटन का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला, कॉटन का बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला। इंडिया में कॉटन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था एंड इसकी वजह से इंडिया में कॉटन का बहुत ही ज़्यादा प्राइस था। सो जैसे कि जो अमेरिकन सिविल वार था, अमेरिका में जो क्राइसिस चल रहा था, सो वो कंटिन्यू रहा। सो उसी दौरान बॉम्बे डेक्कन के इलाके में कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा। सो 1860 से लेकर 1864 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में ही इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन का जो एरिया ऑफ लैंड था सो वो डबल हो गया। एंड 1862 होते होते लगभग 90% ऑफ द जो कॉटन था, जो रॉ कॉटन था जिसको ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाता था, सो वो इंडिया से ही आता था। सो इंडिया में ये जो बूम ईयर्स था, यानी कि ये जो प्रोस्पेरिटी का ईयर था, सो इसकी वजह से इंडिया में जितने भी कॉटन प्रोड्यूसर थे, सो हर एक कॉटन प्रोड्यूसर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला, हर एक कॉटन प्रोड्यूसर बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस हो गया। सो ऐसा नहीं था। सो इंडिया में कुछ कुछ जो रिच पीजन्स थे, सो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला, नो डाउट उन्होंने इस सिचुएशन का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया। बट इंडिया में रहने वाले ज़्यादातर जो कॉटन प्रोड्यूसर थे, सो उनके लिए कॉटन एक्सपेंशन का मतलब था हेवियर डेप्थ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उधारी। सो ऐसा क्यों कहा गया है, सो इसका आंसर हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है टॉपिक नंबर 3.5 क्रेडिट ड्राइज अप। सो इंडिया में जब कॉटन बूम का टाइम पीरियड चल रहा था, सो उस दौरान मनी लैंडर्स के द्वारा पीजन्स को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा लोन दिया जा रहा था। बट ये जो क्रेडिट था अब ये ड्राइज अप हो चुका था, यानी कि अब मनी लैंडर्स के द्वारा पीजन्स को बिल्कुल भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। सो अब हम लोग इस टॉपिक में उन्हीं सारे रीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मनी लैंडर्स के द्वारा पीजन्स को बिल्कुल भी लोन नहीं दिया जा रहा था। एंड पीजन्स के लिए ये जो कॉटन एक्सपेंशन था इसका मतलब था हैवियर डेप्थ। सो इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था कि 1865 में अमेरिका में जो सिविल वार चल रहा था सो वो खत्म हो गया था। सो इसकी वजह से वंस अगेन अमेरिका में जो कॉटन का प्रोडक्शन था उसको रिवाइव किया गया, यानी कि रीस्टोर किया गया। सो इसकी वजह से जो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट था
इंडिया में से जितना ज़्यादा कॉटन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में, सो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। सो महाराष्ट्र के जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे जो कि कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे एंड जो साहूकार थे, अब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे पीजेंट्स को लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने में, क्योंकि इंडिया में कॉटन का जो डिमांड था वो फॉल हो गया था एंड डिमांड फॉल होने की वजह से इंडिया में कॉटन का जो प्राइस था सो वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। सो अब महाराष्ट्र के जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, जो साहूकार थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया में हम लोग जो कुछ भी ऑपरेशन कर रहे थे कॉटन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सो अब हम लोग उन सारी चीज़ों को बंद कर देंगे और साथ ही साथ हमारे द्वारा पीजेंट्स को एडवांस में जो पैसा दिया जा रहा था सो उस चीज़ को भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। एंड जो साहूकार थे, अब साहूकार पीजन से वो जो डेब्ट था, वो जो लोन था, सो उसको रीपे करने का डिमांड कर रहे थे। सो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से इंडिया में ये जो कॉटन बूम आया था, कॉटन का इतना ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा था, सो वो अगेन बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीजेस। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, सो इसको ऑल टाइम के लिए फिक्स नहीं किया गया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा गया था कि हर 30 साल बाद हम लोग अगेन लैंड का रीसर्वे करेंगे एंड जो रेवेन्यू डिमांड है उसको इंक्रीज करेंगे। सो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था उसको 1820s एंड 30s के टाइम पीरियड के दौरान इम्पोज किया गया था। सो लगभग 30 साल खत्म हो ही गया था एंड अब जो नेक्स्ट रेवेन्यू डिमांड है सो उसको इम्पोज करने का टाइम आ चुका था। सो इन द न्यू सेटलमेंट, सो 30 साल के बाद जब एक न्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, सो उस न्यू सेटलमेंट में जो रेवेन्यू डिमांड था उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया गया फ्रॉम 50 to 100%। सो लगभग 50 से लेकर 100% तक जो रेवेन्यू डिमांड था उसको इंक्रीज किया गया। यानी कि मान लीजिए कि अगर पहले पीजेंट्स के द्वारा 100 रुपीज़ का रेवेन्यू डिमांड को दिया जाता था, सो अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो पीजेंट से लगभग 150 या फिर 200 तक का रेवेन्यू को डिमांड कर रहा था। सो वंस अगेन अब पीजेंट्स को अपने न्यू रेवेन्यू डिमांड को पे करने के लिए मनी लैंडर्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ा फॉर क्रेडिट यानी कि लोन के लिए। सो अब पीजेंट्स के पास इतना तो ज़्यादा पैसा था नहीं एंड जो कॉटन बूम आया था सो वो भी चला गया। अब पीजेंट्स को इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा था कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। सो इस वजह से पीजेंट्स वंस अगेन मनी लैंडर्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बट अब जो मनी लैंडर्स है वो लोन देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि अब मनी लैंडर्स को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी इस बात का सिक्योरिटी नहीं था कि जो रायत से यानी कि जो फार्मर्स है वो उनके लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे कर सकते हैं, क्योंकि अब रायत का यानी कि फार्मर्स का इनकम बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था। सो इसी वजह से मनी लैंडर्स अब लोन देने से भी मना कर देते हैं। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.5 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3.6, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। सो इस टॉपिक में हम लोग उन सारे ही इनजस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पीजेंट्स को फेस करना पड़ा। सो पीजेंट्स गॉट डीपर एंड डीपर इनटू डेप्थ, यानी कि पीजेंट्स के ऊपर जो डेप्थ था, जो कर्ज था, सो वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था। एंड पीजेंट्स कंप्लीटली मनी लैंडर्स के ऊपर ही डिपेंड थे अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। बट जो मनी लैंडर्स थे वो पीजेंट्स के सिचुएशन को देखकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। पीजेंट्स का जो हालत हुआ है, पीजेंट्स का जो दुर्दशा है, सो इसको देखकर मनी लैंडर्स बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे ना। नेक्स्ट हमें उन सारे इनजस्टिस के बारे में बता रखा है जो कि मनी लैंडर्स के द्वारा किया गया था। सो मनी लैंडर्स कस्टमरी नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जब मनी लैंडर्स के द्वारा लोन को दिया जाता है, सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कुछ ऐसा नॉर्म्स था जिसको मनी लैंडर्स फॉलो करते थे। बट ग्रामीण क्षेत्र में मनी लैंडर्स के द्वारा उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया जा रहा था। सो ये जो मनी लैंडिंग का प्रोसेस है ये इंडिया में बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता था बिफोर द कॉलोनियल रूल। सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया में मनी लैंडिंग का प्रोसेस होता था। कई बार जो पीजेंट्स होते थे वो लोग मनी लैंडर्स के पास जाते थे, साहूकार्स के पास जाते थे लोन्स को लेने के लिए। सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में काफ़ी सारे कस्टमरी नॉर्म्स होते थे, यानी कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे जो कि मनी लैंडर्स एंड रायत यानी कि पीजेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता था उसको रेगुलेट करता था। यानी कि मनी लैंडर्स जिस तरीके से लोन दिया करते थे फार्मर्स को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट को पे करना है, सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे जिसको मनी लैंडर्स एंड जो रायत थे, जो फार्मर थे, दोनों ही फॉलो करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे नॉर्म के बारे में बता रखा है दैट द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल, एंड इसको एक फेयर इंटरेस्ट कहा गया है। यानी कि मनी लैंडर्स के द्वारा जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है सो वो उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर फार्मर के द्वारा 100 रुपीज़ का लोन लिया गया है, सो जो मनी लैंडर्स है वो कभी भी फार्मर के ऊपर 120 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है। सो ये एक कस्टमरी नॉर्म्स था रिगार्डिंग द मनी लैंडिंग्स। बट कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड के दौरान ये सारे ही जो कस्टमरी नॉर्म्स थे, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सो ये मनी लैंडर्स के द्वारा बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है। एंड इवन इसका हमारे पास एविडेंस भी है। सो जब डेक्कन राइट कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, सो कई सारे केसेस में हमें ये देखने को मिला कि जो मनी लैंडर्स है वो लोग 100 रुपीज़ के लोन के ऊपर 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सो इसी चीज़ से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मनी लैंडर्स कितना ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे थे पीजेंट्स के साथ ना। नेक्स्ट हमें लिमिटेशन लॉ के बारे में बता रखा है।
सो इसी चीज के सोल्यूशन को निकालने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ को पास किया जाता है। सो 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिमिटेशन लॉ को पास किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो लोन बॉन्ड है यानी कि ये जो लोन एग्रीमेंट है जो कि मनी लैंडर्स एंड रायत के बीच में साइन किया जाता है, सो इस लोन एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा। सो लोन बॉन्ड किसको कहा गया है, यानी कि वो एग्रीमेंट जिसमें हर एक चीज लिखा हुआ रहता है कि पीजेंट्स के द्वारा कितना ज्यादा लोन लिया गया है, कितने टाइम के लिए लोन लिया गया है एंड इस पर्टिकुलर लोन पे कितना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा मनी लैंडर्स। सो इस लोन बॉन्ड या फिर इस लोन एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है एंड पीजेंट्स के द्वारा अपना जो लोन अमाउंट है उसको रीपे नहीं किया जाता है, देन 3 साल के बाद इस एग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। बट मनी लैंडर्स के द्वारा इस लिमिटेशन लॉ को भी मैनिपुलेट किया जाता था। सो नेक्स्ट हमें उसी के बारे में बता रखा है। सो पहला तरीका जो कि मनी लैंडर इस्तेमाल करते थे लॉ को मैनिपुलेट करने के लिए वो ये है दैट दे फोर्स द रायर टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 years। सो जब वो जो पर्टिकुलर लोन बॉन्ड है उसका जो वैलिडिटी है वो 3 साल के बाद खत्म हो जाता था, देन मनी लैंडर के द्वारा और एक न्यू बॉन्ड के ऊपर और एक न्यू एग्रीमेंट के ऊपर रायत से साइन करवाया जाता था। सो इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। सो मान लीजिए कि पीजेंट्स के द्वारा लगभग 100 रुपीज़ का लोन लिया जाता है एंड इस 100 रुपीज़ के लोन के ऊपर जो मनी लैंडर है वो लगभग 50 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करता है, यानी कि इन टोटल जो फार्मर है उसको 150 रुपीज़ पे करना है। बट 3 साल के अंदर अंदर जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़ ही लोन को पे कर पाता है, बाकी का जो 30 रुपीज़ है वो बच जाता है। एंड जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 3 साल के बाद ये जो एग्रीमेंट है, ये जो बॉन्ड है, सो इसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है। सो मनी लैंडर का 30 रुपीज़ तो रह ही गया। सो अब मनी लैंडर क्या करता है, जब अगेन उसी फार्मर के द्वारा दोबारा से कभी भी लोन लिया जाता है 100 रुपीज़ का, सो इस 100 रुपीज़ के लोन के ऊपर वो जो पुराना 30 रुपीज़ का उधारी था सो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। सो लगभग 130 रुपीज़ का लोन मान के चला जाता है। एंड नाउ अब मनी लैंडर के द्वारा इस 130 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। सो मान लीजिए कि अगेन इस पैसे के ऊपर लगभग 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगाया गया। सो अब जो फार्मर है उसको 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो इस तरीके से जो मनी लैंडर्स है वो ये जो लॉ है इसको मैनिपुलेट करता था। सो नेक्स्ट लाइन में वही सेम बातें बता रखा है जो कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया। सो व्हेन अ न्यू बॉन्ड वाज साइन, जब भी एक न्यू बॉन्ड एक न्यू एग्रीमेंट को साइन करवाया जाता था, द अनपेड बैलेंस दैट इज द ओरिजिनल लोन एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि जो ओरिजिनल लोन होता था प्लस पहले का जो इंटरेस्ट होता था सो उसको भी एड डाउन किया जाता था। And it was entered as the principal on which a new set of interest charges was calculated. So इस चीज को 130 रुपीज को प्रिंसिपल अमाउंट माना जाता था एंड इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता था। ना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई फार्मर अपना जो लोन है उसको रीपे कर देते थे टाइम पे, देन मनी लैंडर्स के द्वारा उनको रिसिप्ट नहीं दिया जाता था। सो रिसिप्ट एक प्रूफ होता है जिसके थ्रू जो फार्मर है वो कह सकता है कि मैंने आपका जो लोन है उसको रीपे कर दिया है, बट मनी लैंडर्स के द्वारा उनको रिसिप्ट नहीं दिया जाता था। थर्ड पॉइंट ये है कि कई बार मनी लैंडर्स के द्वारा उस बॉन्ड के ऊपर यानी कि उस एग्रीमेंट के ऊपर फॉल्स फिगर को एंटर किया जाता था। यानी कि मान लीजिए कि पीजेंट्स के द्वारा 100 रुपीज़ का लोन लिया गया है बट वो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के ऊपर 110 रुपीज़ लिखा गया है। सो जैसे कि पीजेंट्स इतना ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अंगूठा मारते थे उस एग्रीमेंट के ऊपर। सो कई बार मनी लैंडर्स के द्वारा फॉल्स फिगर को भी एंटर किया जाता था ना। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पीजेंट्स मनी लैंडर्स को टाइम पे अपना जो लोन है इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे नहीं कर पाता था, सो ऐसे सिचुएशन में मनी लैंडर्स उस पीजेंट्स का जो भी हार्वेस्ट है उसको बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता था और साथ ही साथ अगर उस चीज को भी पीजेंट्स नहीं दे पाता था देन पीजेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता था सो उस चीज को मनी लैंडर्स ले लेते थे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी पीजेंट्स के द्वारा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यानी कि उस लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया जाता था या फिर अंगूठा लगाया जाता था, सो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं रहता था कि आखिर हम लोग किस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहे। उनको उन सारे क्लॉसेस यानी कि उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन का कोई भी आइडिया नहीं रहता था कि अगर हम लोग लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं देन मनी लैंडर्स के द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है। बट जैसे कि पीजेंट्स के पास और कोई भी चॉइस नहीं था, अगर उनको सर्वाइव करना है देन उनको लोन चाहिए एंड बिना किसी लीगल बॉन्ड के मनी लैंडर्स उनको लोन नहीं दे रहे थे। सो इस वजह से ना चाहते हुए भी पीजेंट्स जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं मनी लैंडर्स के कहने पे। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.6 भी कंप्लीट होता है। सो इन सारी रीजंस की वजह से पीजेंट्स के द्वारा फाइनली एक रिवॉल्ट किया जाता है, एक विद्रोह किया जाता है अगेंस्ट द मनी लैंडर्स एंड इसी वजह से पीजेंट्स मनी लैंडर्स के पास जो भी बॉन्ड्स थे सो उन सारी बॉन्ड्स को जला देते हैं, उन सारे बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द डेक्कन रियॉट कमीशन। सो इस टॉपिक में हमें एक कमीशन के बारे में बता रखा है जिस कमीशन का नाम है डेक्कन रियॉट कमीशन। सो पीजेंट्स के द्वारा ये जो रिवॉल्ट किया गया था, ये जो विद्रोह किया गया था, सो जब ये डेक्कन के एरियाज में स्प्रेड होता है
देन बम्बई में जो गवर्नमेंट था वो शुरुआत में इतना ज़्यादा विलिंग नहीं था इस चीज़ को सीरियस लेने में, यानी कि इस रिवॉल्ट को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, वो कहीं ना कहीं वरीड था अबाउट द मेमोरी ऑफ 1857। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग 1857 की रिवॉल्ट के बारे में पढ़ोगे। वो रिवॉल्ट इतना ज़्यादा भयानक था कि ब्रिटिशर्स के मन में अभी भी उस रिवॉल्ट का डर था। 1875 में पीजेंट्स के द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है एंड 1857 में ही वो रिवॉल्ट हुआ था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा वरीड था अबाउट द मेमोरी ऑफ 1857 एंड उनको ये लग रहा था कि अगर इस चीज़ को भी हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं देन ये जो रिवॉल्ट है ये भी एक बड़े से रिवॉल्ट में टर्न ना हो जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बम्बई गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है कि वो एक इंक्वायरी कमीशन को सेटअप करे जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा उन सारी कजेस के बारे में जिसकी वजह से रिवॉल्ट होता है, जिसकी वजह से पीजेंट्स के द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसी वजह से फिर बम्बई गवर्नमेंट के द्वारा डेक्कन रायट कमीशन को सेटअप किया जाता है। ये जो कमीशन था, ये कमीशन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। नेक्स्ट हमें उसी रिपोर्ट के बारे में बता रखा है। जिस रिपोर्ट को इस कमीशन के द्वारा सबमिट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसी रिपोर्ट को डेक्कन रायट रिपोर्ट कहा जाता है। एंड ये जो रिपोर्ट है ये हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द स्टडी ऑफ द रायट, यानी कि वो रिवॉल्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस रिवॉल्ट के दौरान क्या कुछ हुआ था। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये जो रिपोर्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना। नेक्स्ट हमें इस रिपोर्ट में क्या कुछ इंक्लूडेड था उसके बारे में बता रखा है। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट विद द राइट स्प्रेड। ऐसे डिस्ट्रिक्ट, जिन सारे डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स के द्वारा रिवॉल्ट किया गया था, उन सारी डिस्ट्रिक्ट में इस कमीशन के द्वारा सबसे पहले इंक्वायरीज किया गया। इसके बाद उन सारे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो फार्मर्स थे, जो साहूकार थे एंड जो आई विटनेसेस थे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने इन सारी घटनाओं को देखा था, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है कमीशन के द्वारा। उसके बाद ये जो कमीशन है ये अपने रिपोर्ट में स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। उस टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग रीजन में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू रेट कैसा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस कैसा था और कितना ज़्यादा जो साहूकार थे वो इंटरेस्ट रेट लगाते थे लोन के ऊपर। इन सारी चीज़ों का एक स्टैटिस्टिकल डाटा इस रिपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है। एंड उसके बाद इस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट प्रोवाइड किया गया था उसके साथ कंपेयर किया गया। इस रिपोर्ट के थ्रू हमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ पीजन ऑफ द बम्बई डेक्कन। उस टाइम पीरियड के दौरान बम्बई डेक्कन में रहने वाले जो पीजन्स थे उनका कंडीशन कैसा था, उस टाइम पीरियड के दौरान कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट को इम्पोज किया गया, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता था मनी लैंडर्स के द्वारा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि बम्बई डेक्कन कंट्री साइड का जो हिस्ट्री था उस टाइम पीरियड के दौरान, उस हिस्ट्री के बारे में हमें इस रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिलता है। विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया देन प्लीज कमेंट मी डाउन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।